अब मैं रैंडमली पूछूंगी, तुम लोगों को बताना है, ठीक है? फैक्टर मैं बोल रही हूँ, तुम बताओगे डिमांड बढ़ेगी या कम होगी। पॉपुलेशन बढ़ गई, इंटरेस्ट रेट बढ़ गए, अगर प्राइस बढ़ गई डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है? टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस इन फेवर ऑफ द कमोडिटी, डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है? पॉपुलेशन बढ़ गई, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, क्रेडिट फैसिलिटी मिलती है, सब्स्टिट्यूट के प्राइस बढ़ गए, बढ़ जाएगी डिमांड, अपने गुड की डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है? और अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड के प्राइस कम हो गए तो अपने गुड की डिमांड बढ़ जाएगी। आर यू क्लियर विद दिस पॉइंट? जनरली रिलेटेड गुड्स में तुमको ज्यादा कंफ्यूजन होता है। इनकम ऑफ द कंज्यूमर की बात करें तो बताओ, इनकम बढ़ेगी तो नॉर्मल गुड की डिमांड और इंफीरियर गुड की डिमांड, तो पॉजिटिव रिलेशन किसके साथ है और नेगेटिव रिलेशन? पॉपुलेशन कम हो गई, इंटरेस्ट रेट कम हो गए, डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है? इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है सोसाइटी में, अगेंस्ट में है टेस्ट एंड प्रेफरेंस, क्लियर विद इट? पक्का? आगे बढ़े। द नेक्स्ट थिंग इज लॉ ऑफ डिमांड, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, देयर इज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, माइंड इट। The term here is quantity demanded. It is not demand, it is quantity demanded. ठीक है? Other things remaining constant, मतलब प्राइस को छोड़ के अपन ने जितने भी फैक्टर्स देखे हम उनको क्या रख रहे हैं? कांस्टेंट। प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में कैसा रिलेशन है? इनवर्स। बताओ यार, जब तुम डिमांड कर्व बनाते हो तुम प्राइस को कौन सी एक्सिस पे रखते हो? Y एक्सिस पे, और क्वांटिटी डिमांडेड को ऑन, ठीक है? The word should not be demand, it should always be quantity demanded. Am I clear? हाँ भाई, अगली चीज बताओ। That is rationale. What is rationale? लॉजिक क्या है यार? ऐसा क्यों है कि लॉ ऑफ डिमांड में बोला जाता है प्राइस और क्वांटिटी और डिमांडेड के बीच में उल्टा रिलेशन है, ठीक है? Why so कि इन दोनों के बीच में उल्टा रिलेशन है? पहले 3 पॉइंट्स ट्रेडिशनल अप्रोच के पॉइंट्स हैं जो गिवन है बाय अल्फ्रेड मार्शल, ठीक है? और बाद के जो 2 पॉइंट्स हैं, इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट गिवन बाय हिग्स एंड एलन। ये 2 नाम तुमने कहीं और भी देखा है? अल्फ्रेड मार्शल ने तो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन भी दी हुई है, वेलफेयर डेफिनेशन है, लेकिन इसके सी वो बेसिकली सीपीटी के सिलेबस का पार्ट था। व्हाट अबाउट दिस? तुमने यस, इसके बाद वाली जो यूनिट है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम वाली, ठीक है? उसमें कार्डिनल अप्रोच किसने दी है? ओ, कार्डिनल अप्रोच इज गिवन बाय अल्फ्रेड मार्शल एंड ऑर्डिनल अप्रोच इज गिवन बाय हिग्स एंड एलन, ठीक है? तो बेसिकली ये वहीं से उठ के आ गया, ठीक है? ये कार्डिनल अप्रोच के पॉइंट्स है, मार्जिनल यूटिलिटी आ गया ना, ठीक है? और ये है पॉइंट्स ऑफ ऑर्डिनल अप्रोच गिवन बाय हिग्स एंड एलन। Am I clear? पक्का? Okay. अब बताओ, पहला पॉइंट है ऑर्डिनल अप्रोच का, सॉरी कार्डिनल डील फर्स्ट, कार्डिनल अप्रोच का लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अगर प्राइसेस ज्यादा तो सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ जाता है कि कम हो जाता है? कम हो जाता है, और इस वजह से ओवरऑल डिमांड कम हो जाती है, ठीक है? अगर प्राइसेस कम तो सेटिस्फैक्शन बढ़ जाएगा एंड ओवरऑल डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है? और इसी वजह से प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में उल्टा रिलेशन होता है। हमको इसमें याद क्या रखना है? बेसिकली हेडिंग्स, ठीक है? क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन तुमसे कोई नहीं पूछेगा, फाइन? तुमसे क्या पूछ सकते हैं? इनमें से कौन सा पॉइंट गिवन बाय अल्फ्रेड मार्शल है या कौन सा पॉइंट इज नॉट गिवन बाय अल्फ्रेड मार्शल, ठीक है? इस तरह के ऑप्शंस दिए जा सकते हैं। तो बेसिकली यू नीड टू रिमेंबर हेडिंग्स और कौन सा पॉइंट किसने दिया है, ओके? अभी अपन डिस्कस कर रहे हैं इसका एक्सप्लेनेशन, बट नॉट वेरी रेलेवेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सेकेंड वन, अगर बताओ प्राइस कम हो जाएगी तो तुम उसके जितने भी यूजर्स हैं वो सारे यूजर्स में उस कमोडिटी को लेने लग जाओगे क्या? हाँ, यानी कि जैसे ही प्राइस किसी चीज की कम होती है आप उसके नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ा देते हो, ठीक है? तो ऐसे पॉइंट पे उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, इसलिए प्राइस कम होने पे क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाती है। हर पॉइंट में बेसिकली तुमको ये समझाना होता है कि इन दोनों के बीच में उल्टा रिलेशन है क्यों, व्हाई? एम आई क्लियर? ओके, अब ये चीज बोलो यार, जैसे ही किसी चीज की प्राइस कम होगी
उसको यूज करने वाले कंज्यूमर्स बढ़ेंगे या कम हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। और अगर उसको यूज करने वाले लोग बढ़ जाते हैं तो ओवरऑल डिमांड बढ़ जाएगी। इसलिए प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में उल्टा रिलेशन है। ये 3 पॉइंट्स किसने दिए? अल्फ्रेड मार्शल। कौन सी अप्रोच है ये? ट्रेडिशनल अप्रोच। रिपीट करो। पहला पॉइंट लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। दूसरा पॉइंट अराइवल ऑफ न्यू कंज्यूमर्स। तीसरा डिफरेंट यूजेस ऑफ कमोडिटी। अब 2 पॉइंट दिए हुए हैं बाय हिक्स एंड एलन अंडर मॉडर्न अप्रोच, इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इनकम का मतलब होता है यहाँ पे रियल इनकम। रियल इनकम का मतलब होता है परचेजिंग पावर। क्वेश्चन आता है इसमें से, हाँ ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आउट ऑफ ऑल दीज 5 पॉइंट्स आई वुड से इसका तुमको कंटेंट पे ध्यान होना चाहिए। रियल इनकम का मतलब होता है परचेजिंग पावर, ठीक है? बताओ यार, अगर प्राइस कम हो गई तो रियल इनकम बढ़ेगी या कम हो जाएगी? रियल इनकम बढ़ जाएगी। प्राइस के कम होने पे रियल इनकम बढ़ेगी, यानी कि बेसिकली परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी। आपकी खरीदने की ताकत बढ़ चुकी है, ठीक है? एंड इस वजह से ओवरऑल डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है? और अगर प्राइस बढ़ जाए तो रियल इनकम, क्योंकि परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। एम आई क्लियर विद दिस? पक्का पक्का श्योर? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होगा? जैसे ही अपने गुड की प्राइस कम होगी, लोग सब्स्टिट्यूट से हमारे गुड की तरफ शिफ्ट होने लग जाएंगे एंड इस वजह से हमारे गुड की डिमांड बढ़ जाएगी एंड वाइस वर्सा। एम आई क्लियर? ये सारे पॉइंट्स अल्टीमेटली ये सिग्निफाई कर रहे हैं कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में होता है उल्टा रिलेशन, ठीक है? याद हो गए? अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनकम इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इक्वल्स टू प्राइस इफेक्ट, ठीक है? एग्जाम में आ चुका है। इनकम इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इक्वल्स टू प्राइस इफेक्ट। रिपीट करो यार रैशनल के पॉइंट्स। मैं पॉइंट बोल रही हूँ, तुम बता रहे हो कि ये मॉडर्न अप्रोच का है कि ट्रेडिशनल अप्रोच का। डिफरेंट यूजेस। ट्रेडिशनल अप्रोच। इनकम इफेक्ट, अराइवल ऑफ न्यू कंज्यूमर्स, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इनकम इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इक्वल्स टू रियल इनकम मतलब ठीक है? प्राइस कम होगी तो रियल इनकम और इसीलिए डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है? कौन से 3 पॉइंट्स अल्फ्रेड मार्शल ने दिए? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, अराइवल ऑफ न्यू कंज्यूमर्स, डिफरेंट यूजेस। कौन से 2 पॉइंट्स हिक्स एंड एलन ने दिए? इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ठीक है? ये थे रीजंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। अब आते हैं एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड। क्या क्या एक्सेप्शंस हैं? पहला कॉन्स्पिक्यूअस गुड्स, इसके पर्यायवाची एग्जाम में आते हैं। स्नॉब गुड्स, रेगुलर गुड्स, प्रेस्टिजियस गुड्स, आर्टिकल्स ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन। हमको याद करने हैं क्या? हाँ, ये तुमको याद करने पड़ेंगे, ओके? क्या क्या नाम है? कॉन्स्पिक्यूअस गुड्स, स्नॉब गुड्स, रेगुलर गुड्स, आर्टिकल्स ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन एंड प्रेस्टिजियस गुड्स। ये दिए गए थे बाय प्रोफेसर वेबलिन, इसलिए इनका नाम पड़ा है वेबलिन गुड्स। इन गुड्स को एक्सेप्शन में क्यों डाला? प्राइस बढ़ेगी तो इनकी डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि ये खरीदने वाले ऐसे लोग हैं जो मेनली स्टेटस पर्पस के लिए ये गुड्स खरीदते हैं, ठीक है? तो इनकी प्राइस ज्यादा ना तो ही इनकी डिमांड ज्यादा, ठीक है? एम आई क्लियर? फाइन। दूसरा गिवन गुड्स, गिवन बाय हूम? रॉबर्ट गिफन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गिवन गुड्स मार्क कर लो तुम लोग। गिवन गुड्स आर गिवन बाय रॉबर्ट गिफन। ऐसे गुड्स जिनका प्राइस के साथ कैसा रिलेशन है? पॉजिटिव। एंड इनकम के साथ कैसा रिलेशन है? मतलब अगर तुम्हारी इनकम बढ़ेगी ना तो इन गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये है अ कैटेगरी ऑफ इंफीरियर गुड्स। These are a type of inferior goods यार। तो जब भी तुम्हारी इनकम बढ़ेगी तुम इनकी डिमांड कम कर दोगे, लेकिन जब भी प्राइस बढ़ेगी तो इनकी डिमांड बढ़ जाएगी। I told you the story, ठीक है? रॉबर्ट गिफन वाली, फाइन? तो ultimately these goods have a positive relation with price and inverse relation with income, ठीक है? All Giffen goods are inferior goods. True or false? True.
all given goods are inferior goods. लेकिन अगर मैं बोलती हूँ all inferior goods are given goods, this is false, this is not correct. ठीक है, सारे given goods तो inferior goods हैं, लेकिन सारे inferior goods जरूरी नहीं है कि given goods हैं. इसमें से हमारा क्वेश्चन कैसा आता है? क्वेश्चन ये पूछा गया है कि गिवन गुड्स के केस में आपका डिमांड कर्व कैसा बनेगा, अपवर्ड स्लोपिंग की डाउनवर्ड स्लोपिंग. जब भी दो वेरिएबल्स के बीच में पॉजिटिव रिलेशन होता है ग्राफ बनता है अपवर्ड स्लोपिंग. यहाँ पे प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, अपवर्ड स्लोपिंग. आई क्लियर? एग्जाम में गिवन गुड्स और इंफीरियर गुड्स को पर्यायवाची की तरह ट्रीट किया जा रहा है. मतलब बहुत सारी बार ये लोग गिवन गुड्स के बजाय जो शब्द यूज कर रहे हैं वो है इंफीरियर गुड्स, और पूछा ऐसा जाता है कि बताओ यार इंफीरियर गुड्स का डिमांड कर्व कैसा बनेगा. आंसर वुड बी अपवर्ड स्लोपिंग अगेन. ठीक है, 3-4 बार आ चुका है एग्जाम में. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू मार्क इट. ओके, जनरली ये क्वेश्चन आया है आउट ऑफ गिवन गुड्स. उसके अलावा आई टोल्ड यू फर्स्ट पॉइंट में से दे हैव आस्क्ड यू द सेवरल पॉइंट्स. ओके, थर्ड थिंग, तीसरा एक्सेप्शन है नेसेसिटी. नेसेसिटी का एक्सेप्शन में क्यों डाला है? प्राइस कितनी कम ज्यादा हो जाए इसकी डिमांड चेंज कर पाते हो क्या? नहीं कर पाते, तो दैट इज व्हाई इट्स एन एक्सेप्शन. प्राइस बढ़ने पे भी इनकी डिमांड बहुत ज्यादा कोई कम नहीं हो पाती है. कॉन्स्पिक्यूअस नेसेसिटी क्या है? व्हाट इज कॉन्स्पिक्यूअस नेसेसिटी? जो बन चुकी है, जो नेसेसिटी नहीं है, ऐसा नहीं कि उसके बिना जिंदा नहीं रह सकते, मर जाएंगे हम उसके बिना, लेकिन आपने अपना उन चीजों का यूज या उन चीजों पे डिपेंडेंस इतना बढ़ा लिया है कि वो आज की तारीख में आपकी नेसेसिटी बन चुके हैं, भले ही वो मोबाइल क्यों ना हो. ठीक है, ओके फाइन. प्राइस कितनी ही ऊपर नीचे हो जाए इनकी डिमांड भी कम नहीं हो पाती है. ठीक है, अगला पॉइंट है लैक ऑफ रैशनैलिटी या लैक ऑफ नॉलेज. अगर कोई कंज्यूमर को पूरा नॉलेज नहीं है अबाउट द कमोडिटी तो भी वो ज्यादा प्राइस पे ज्यादा परचेजिंग कर लेता है, और दैट इज व्हाई इट इज एन एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड. ओके, एंड लास्ट नहीं सेकंड लास्ट, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन. जिन लोगों ने 11th-12th में पढ़ के रखा है उनको थोड़ी तकलीफ होती है पॉइंट देख के. फ्यूचर एक्सपेक्टेशन जब तुमने वहां पढ़ा था तो इट वाज अ फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड. ठीक है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन जनरली एक फैक्टर ही है, ये तुम्हारा मॉड्यूल भी क्लियर कर रहा है, लेकिन फिर भी इन लोगों ने इसको एक्सेप्शन में डाला हुआ है कि जनरली पता है, आपको लगता है प्राइस बढ़ने वाली है तो आप आज की तारीख की डिमांड बढ़ा लेते हो. दिस इज नॉट बेसिकली एन एक्सेप्शन, this is basically a factor affecting demand, but your module is covering here, so we'll continue with this only. ठीक है, ओके. ऐसा होता है, पेट्रोल का प्राइस कल से बढ़ने वाला है तो आज की तारीख में पेट्रोल की डिमांड बढ़ जाएगी. ठीक है, और कल से कम होने वाला है तो आज की डिमांड कम हो जाएगी. राइट, वी डू दैट. ओके, एंड लास्ट स्पेकुलेटिव गुड्स क्या होते हैं यार? सट्टा. स्पेकुलेशन में सट्टा, यस, हिंदी में तो ये सट्टा. हाँ, स्पेकुलेटिव गुड्स मेनली रूमर्स पे चलते हैं. ठीक है, इनका प्राइस बढ़ते जा रहा है तो इनका डिमांड और बढ़ते ही जा रहा है. ठीक है, और इनका प्राइस कम होते जाता है ना तो इनका डिमांड और कम होते जाता है. जनरली जो तुम्हारे शेयर मार्केट में जितनी भी कमोडिटीज डील होती है या फिर गोल्ड, सिल्वर, मेटल्स जितने भी डील होते हैं, ये सारे चीजें स्पेकुलेटिव गुड्स का पार्ट है. जनरली प्राइस और इनकी डिमांड के बीच में पॉजिटिव रिलेशन ही चलता है. एम आई क्लियर? ठीक है, याद हुए क्या पॉइंट्स? रिपीट करो यार. मैं उनको याद क्या रखना है इसमें? सी, फर्स्ट 2 पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसका तुमको डिस्क्रिप्शन भी पता होना चाहिए. बाकी पॉइंट्स में तुम हेडिंग ध्यान रखोगे, दैट इज सफिशिएंट. फाइन, बोलो भाई. पहला कॉन्स्पिक्यूअस गुड्स, दूसरा नाम बोलो. रेंटल गुड्स, स्टॉक गुड्स, आर्टिकल्स ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन एंड प्रेस्टीजियस गुड्स. दूसरा गिवन गुड्स, गिवन बाय रॉबर्ट गिवन. तीसरा नेसेसिटी. चौथा कॉन्स्पिक्यूअस गुड्स. पांचवा फ्यूचर एक्सपेक्टेशन. 6 लैक ऑफ रैशनैलिटी एंड लास्ट स्पेकुलेटिव गुड्स. वेरी गुड, तुमने पढ़ा अच्छे से. अब बोलो. हाँ, पहला कॉन्स्पिक्यूअस गुड्स या रेंटल गुड्स या फिर स्टॉक गुड्स या फिर प्रेस्टीजियस गुड्स या आर्टिकल्स ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन. दूसरा given goods. Given goods have positive relation with price and negative relation with. Are all given goods inferior goods? But all inferior goods are not given goods.
गिवन गुड्स या इंफीरियर गुड्स का डिमांड कर्व कैसा बनेगा? अपवर्ड स्लोपिंग या पॉजिटिवली स्लोप। एम आई क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट नेसेसिटी, चौथा कॉन्फिगरेट नेसेसिटी, पांचवा लैक ऑफ रैशनैलिटी, नेक्स्ट फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, और लास्ट स्पेक्युलेटिव। क्लियर विद दिस? ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड क्लियर है? अगले पोर्शन पे आते हैं, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड। हाँ जी, जब प्राइस की वजह से तुम्हारी डिमांड चेंज होती है, ऑल अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, तो उसको बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट दिस टर्म, द टर्म हियर इज क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, इसकी दो कैटेगरी आती है यार, इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। लेकिन माइंड इट, इसका पर्यायवाची भी है। इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड को एक और नाम से बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, ठीक है, और डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड को भी एक और नाम कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड। ध्यान रखो, जब एक्सटेंशन और कंट्रैक्शन बोल रहे हैं ना, तब वहां पे डिमांड शब्द ही आ रहा है। ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड एंड कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड ऐसे बोलते हैं। और जब ये इंक्रीज और डिक्रीज शब्द आते हैं, तब ये लोग वेरी पर्टिकुलरली बोलते हैं क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, तो इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड का दूसरा नाम क्या होगा? एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड इट इज। ओके, बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कि वो डिमांड शब्द आ गया मतलब वो दूसरे वाले पोर्शन की बात हो रही है। नो, इट इज बेसिकली चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ओनली। और कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड मतलब डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। क्लियर है? हाँ भाई बताओ, प्राइस की वजह से अगर डिमांड कम ज्यादा हो रही है तो बताओ एक्सटेंशन ऑफ डिमांड कब हुआ होगा? जब प्राइस कम हो गई होगी। अगर तुम्हारी प्राइस कम हो गई है, हमेशा ध्यान रखो यार, जो तुम्हारा मूवमेंट होता है ना अलोंग द डिमांड कर्व, ठीक है, इट इज इन सिमिलर डायरेक्शन जैसा कि तुम्हारा प्राइस का मूवमेंट हो रहा है। प्राइस अगर कम होगी ना तो कैसा मूवमेंट होगा? डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। और अगर पूछा जाए डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड का इंपैक्ट क्या है, तो इट रिजल्ट्स इनटू अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। क्यों? क्योंकि प्राइस बढ़ रही है। प्राइस बढ़ने पे क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाती है और इसलिए इट विल रिजल्ट इनटू अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड की वजह से मूवमेंट होता है, लेकिन अगर प्राइस को छोड़ के बाकी सारे फैक्टर्स की वजह से डिमांड चेंज होती है तो उसको बोला जाता है चेंज इन डिमांड। और इस वजह से मूवमेंट नहीं होता, इस वजह से होता है शिफ्टिंग। ठीक है, चेंज इन डिमांड मतलब द वर्ड हियर इज डिमांड। ठीक है, बाकी सारे फैक्टर्स की वजह से डिमांड चेंज हो रही है एक्सेप्ट फॉर प्राइस। ठीक है, दो तरह के होते हैं, इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। फैक्टर मैं बोल रही हूँ, तुम बताना कि क्या होगा। ठीक है, अगर बताओ इनकम बढ़ गई तो डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, इट विल रिजल्ट इनटू इंक्रीज इन डिमांड। ओके, अगर पॉपुलेशन बढ़ गई इंक्रीज इन डिमांड। ठीक है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है डिक्रीज इन डिमांड। टेस्ट एंड प्रेफरेंस अगेंस्ट द कमोडिटी डिक्रीज इन डिमांड। सब्स्टिट्यूट के प्राइस बढ़ गए यार, अपने गुड की डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड के प्राइस कम हो गए, अपने गुड की डिमांड बढ़ जाएगी, इट विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन डिमांड। ठीक है, अगर मैं बोलती हूँ कि इंटरेस्ट रेट बढ़ गए, डिमांड कम हो जाएगी, इट विल रिजल्ट इनटू डिक्रीज इन डिमांड। क्रेडिट फैसिलिटी इंप्रूव हो गई, इंक्रीज इन डिमांड। क्लियर विद इट? पक्का श्योर? अगर इंक्रीज इन डिमांड होता है तो इट रिजल्ट्स इनटू राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व, और अगर डिक्रीज इन डिमांड होता है तो इट रिजल्ट्स इनटू लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व। ठीक है, राइटवर्ड मतलब बाहर की तरफ शिफ्ट और लेफ्टवर्ड मतलब अंदर की तरफ शिफ्ट होता है। ठीक है, क्लियर है? अब मैं तुम लोगों को फैक्टर बताऊंगी, तुम लोग मेरे को बताओगे राइटवर्ड शिफ्ट होगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, अपवर्ड मूवमेंट होगा या डाउनवर्ड मूवमेंट होगा। एम आई क्लियर? आई एम टेलिंग यू द फैक्टर नाउ। इनकम बढ़ गई, राइटवर्ड शिफ्ट। पॉपुलेशन कम हो गई, टेस्ट एंड प्रेफरेंस इन फेवर ऑफ कमोडिटी। पॉपुलेशन बढ़ गई, टेस्ट एंड प्रेफरेंस अगेंस्ट द कमोडिटी। इनकम कम हो गई, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। प्राइस बढ़ गई,
डाउनवर्ड प्राइस बढ़ गई, पहले तो बताओ शिफ्ट होगा क्या? क्या होगा? मूवमेंट होगा। प्राइस के डायरेक्शन में मूवमेंट होता है। प्राइस बढ़ गई, upward movement along the demand curve. This will result into contraction of demand. अरे समझ में आ रहा है? पक्का? श्योर? अगर मैं तुमको बोलती हूँ इंटरेस्ट रेट बढ़ गए, इंटरेस्ट रेट बढ़ गए तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट। क्रेडिट फैसिलिटी इंप्रूव हो गई, सब्स्टिट्यूट के प्राइस बढ़ गए यार, वेरी गुड। कॉम्प्लीमेंट्री गुड के प्राइस कम हो गए, इट विल रिजल्ट इनटू राइटवर्ड शिफ्ट। कॉम्प्लीमेंट्री गुड के प्राइस कम हो गए तो अपने गुड की डिमांड बढ़ जाएगी। प्राइस को छोड़ के दूसरे फैक्टर की वजह से डिमांड बढ़ रही है, इट विल रिजल्ट इनटू शिफ्ट। ठीक है, प्राइस कम हो गई, it will result into downward movement, not shifting. Clear है सारे factors? ठीक है, आगे बढ़े? Sure? How many of you need a break? How many of you are okay if you continue? Okay, now listen. Just a 5 minutes break. ठीक है? Just a 5 minutes break. Okay. Listen now. इसके बाद exactly 5 मिनट बाद I will start. भले यहाँ पे कोई है या नहीं है, वो 5 मिनट का 10 मिनट और 15 मिनट नहीं करना, ठीक है? इसके बाद we are going to start with elasticity. Fine? एक पॉइंट अपना छूट गया है that we are going to cover. Demo effect या फिर बॉन्ड वैगन इफेक्ट, ठीक है? क्या होता है ये? What is demo? डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट या बॉन्ड वैगन इफेक्ट, क्या होता है ये? डेमो देना, ठीक है? You know this term very well. अगर आप किसी भी चीज का प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देखते हो उसको बोलते हैं डेमो इफेक्ट, ठीक है? इस वजह से डिमांड पे क्या असर पड़ेगा? डिमांड बढ़ जाएगी जनरली विद द हेल्प ऑफ डेमो। मतलब जब भी आज की तारीख में तुम क्लासेस भी ज्वाइन करते हो, यू गेट ट्रायल्स, ठीक है? वो बेसिकली डेमो ही होता है कि आप 2 या 3 दिन बैठ के देख लो, आर यू कंफर्टेबल, देन यू कैन कंटिन्यू विद द क्लास, ओके? तो अल्टीमेटली वो था क्या? डेमो इफेक्ट, ठीक है? टेक अ डेमो एंड देन डिसाइड। Ultimately, this helps in increasing the demand of a commodity. Generally, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप होती है, उसपे अपने को डेमो इफेक्ट देखने को मिलता है। Am I clear? ठीक है? Okay, that's it, right? और भी टॉपिक तो स्किप नहीं हुआ है? Okay, we'll continue now with snob effect हो गया ना? Snob effect is basically articles of social distinction वाले important, ठीक है? Okay, now starting with elasticity. कोई भी चीज अगर बहुत फ्लेक्सिबल होती है या जल्दी चेंज होती है तो उसको बोलते हैं इलास्टिक, और अगर वो जल्दी चेंज नहीं होती, थोड़ी रिजिड होती है, तो उसको बोला जाता है इनइलास्टिक, ठीक है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 4 तरह से पढ़ा जाता है। मतलब बेसिकली आपकी डिमांड पे कितना असर पड़ेगा। देखो अभी तक तुमने जो भी फैक्टर्स देखे उसमें ये था क्या इफेक्ट होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, लेकिन कितना इफेक्ट होगा बेसिकली वो पढ़ा जाता है इन इलास्टिसिटी, ठीक है? इलास्टिसिटी मतलब आपकी क्वांटिटी डिमांडेड पे कितना असर पड़ता है बिकॉज ऑफ चेंज इन एनी ऑफ द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, ठीक है? जब 11th-12th में थे तो यू वेंट थ्रू ओनली वन काइंड ऑफ इलास्टिसिटी, दैट वाज प्राइस इलास्टिसिटी। लेकिन यहाँ पे यू हैव स्टडीड 4 काइंड्स ऑफ इलास्टिसिटी। कौन सी? प्राइस, इनकम, क्रॉस, एडवर्टाइजमेंट, ठीक है? अब देखो इसमें अपने को पढ़ना क्या क्या है। डिमांड पे कितना असर पड़ेगा, मतलब बेसिकली क्वांटिटी डिमांडेड पे कितना असर पड़ेगा बिकॉज ऑफ एनी ऑफ दीज फैक्टर्स, ठीक है? तो हर एक इलास्टिसिटी में अपने को अलग अलग चीजें देखनी होगी। सबसे पहला प्राइस इलास्टिसिटी में अपन ने पढ़ी है 5 डिग्री, ठीक है? 4 मेथड्स टू कैलकुलेट इट और 8 फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी, द लेंथीएस्ट ऑफ ऑल दीज, ओके? उसके बाद जो अपन ने देखा था इनकम इलास्टिसिटी और क्रॉस इलास्टिसिटी, उसमें बेसिकली अपन ने सिर्फ डिग्री और मेथड्स ही देखे हैं, ओके? इनफैक्ट एडवर्टाइजमेंट में भी। अगर मैं बात करूं इनकम इलास्टिसिटी की तो उसमें अपन ने देखी है 5 डिग्री, ओके? और मेथड्स है 2, ओके?
अगर मैं बात करूं क्रॉस इलास्टिसिटी की, तो अपन ने देखी है 4 डिग्रीज और मेथड्स देखे 2। एंड फाइनली एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी में 4 डिग्रीज है एंड 2 मेथड्स है, ठीक है। प्राइस इलास्टिसिटी अगर अच्छे से आ गई ना तो ये सारी ऑटोमेटिकली आ ही जाती है, राइट। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन यार, प्राइस इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी में हमने देखी है 5 डिग्री। ये पहली वाली कौन सी है जिसमें हॉरिजॉन्टल है? दिस इज परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक मतलब प्राइस तो कांस्टेंट है लेकिन क्वांटिटी पूरे टाइम चेंज होती रहती है। ऐसा सिचुएशन जहाँ पे प्राइस रत्ती भर भी चेंज नहीं हो रहा है फिर भी क्वांटिटी डिमांडेड पूरे टाइम चेंज होता है, उसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है। परफेक्टली इनइलास्टिक किसको बोलते हैं? प्राइस इसमें डिमांड बिल्कुल चेंज नहीं हो रही है, प्राइस पूरे टाइम चेंज होती रहती है। ग्राफ कैसा बनता है? वर्टिकल। डिग्री बोलो यार, इसकी क्या है? इनफाइनाइट। इसकी क्या है? 0, ठीक है। अगले पे आते हैं। पहला वाला ग्राफ इज ऑफ यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। जितना परसेंटेज चेंज आ रहा है प्राइस में उतना ही परसेंटेज चेंज आता है क्वांटिटी में, तो उसको बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। अगर मैं तुमको बोलती हूँ कि प्राइस 10% से बढ़ी और क्वांटिटी डिमांडेड इसकी वजह से 10% से कम हो गई, तो दिस इज यूनिटरी इलास्टिक। ये जो पहली 3 डिग्रीज है थोड़ी अनरियलिस्टिक मानी जाती है क्योंकि रियल लाइफ में मिलना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन ये जो बाद की 2 डिग्रीज हैं ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल कंसीडर की जाती है क्योंकि रियल लाइफ में आप जनरली ये सिचुएशन ज्यादा देखते हो, ओके। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है EP इक्वल्स टू 1, ठीक है। एक बात पक्की है यार, प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी और प्राइस कम हो रही होगी तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी, ठीक है। मतलब मैंने जो तुमको अभी एग्जांपल दिया उसके हिसाब से 10% से प्राइस कम हुई थी तो क्वांटिटी डिमांडेड 10% से बढ़ गई थी, ठीक है। अगला सिचुएशन, नेक्स्ट वन, ये वाला ग्राफ क्या बता रहा है? रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। किसमें बड़ा चेंज है यार? जब डिमांड में बड़ा चेंज आता है और प्राइस में कम चेंज आता है। प्राइस में थोड़ा चेंज है और क्वांटिटी डिमांडेड में बड़ा चेंज आ रहा है, ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। इलास्टिक डिमांड का कर्व बनता है फ्लैटर, ठीक है, और इनइलास्टिक वाला बनता है स्टीपर। इनइलास्टिक डिमांड है मतलब डिमांड इतनी जल्दी चेंज नहीं हो रही है, राइट। मतलब क्वांटिटी डिमांडेड में परसेंटेज वाइज कम चेंज है और प्राइस में ज्यादा चेंज आ रहा है। अगर मैं तुमको बोलती हूँ प्राइस 20% से बढ़ी और क्वांटिटी डिमांडेड 10% से ही कम हुई, क्या है? प्राइस 20% से बढ़ी, क्वांटिटी डिमांडेड 10% से कम हो गई, रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। अरे समझ में आ रहा है? अरे इनइलास्टिक डिमांड मतलब इतनी जल्दी चेंज नहीं हो रही है और इलास्टिक है मतलब डिमांड कंपैरेटिवली ज्यादा जल्दी चेंज होती है। Am I clear with this? श्योर, पक्का। अब तुम लोग मेरे को बताओ, मैं तुमको सिचुएशन दे रही हूँ, तुम लोग बताना कौन सी डिग्री है। हॉरिजॉन्टल ग्राफ है, परफेक्टली इलास्टिक। अगर साथ में बोलोगे नहीं तो फिर समझ में भी कम आएगा, ठीक है। यू विल हैव टू बी वेरी एक्टिव व्हेन वी आर रिवाइजिंग, मेक इट वेरी क्लियर, ओके। तुमको साथ में पार्टिसिपेट करके बोलना ही है, अगर याद रखना है लॉन्ग रन में तो इट इज वेरी वेरी नीडेड। एम आई क्लियर? ठीक है, साथ में बोलोगे। बताओ, हॉरिजॉन्टल ग्राफ है, वर्टिकल है, स्ट्रेट लाइन है, फ्लैट है, स्टीप है, थोड़ा खड़ा हुआ है, इलास्टिक, ठीक है। दोनों में बराबरी का चेंज है, यूनिटरी इलास्टिक। प्राइस में बड़ा चेंज, डिमांड में कम चेंज, रिलेटिवली इनइलास्टिक, ठीक है। डिमांड में कम चेंज, प्राइस में बड़ा चेंज। अच्छा, मैंने सेम स्टेटमेंट को रिवर्स करके बोला है, डिमांड में कम चेंज, प्राइस में बड़ा चेंज। इट इज अगेन रिलेटिवली इनइलास्टिक ओनली। ओके बोलो, प्राइस में बिल्कुल चेंज नहीं, डिमांड पूरे टाइम चेंज हो रही है, परफेक्टली इलास्टिक। प्राइस पूरे टाइम चेंज हो रही है, डिमांड में बिल्कुल चेंज, परफेक्टली इनइलास्टिक, ठीक है। अगर मैं तुमको बोलती हूँ डिमांड में बड़ा चेंज, प्राइस में कम चेंज, रिलेटिवली इलास्टिक। सी, परफेक्टली शब्द केवल तब लगेगा जब बिल्कुल एक्सट्रीम सिचुएशन है, प्राइस बिल्कुल चेंज नहीं हो रही है या क्वांटिटी बिल्कुल चेंज नहीं हो रही है, अदर थिंग इज
इज चेंजिंग थ्रू आउट, ठीक है, तो वो शब्द लगाना है, नहीं तो रिलेटिवली होता है। फाइन। अब सिंबल मैं बता रही हूँ, तुम लोग बताना है डिग्री का नाम, ठीक है। इफ इक्वल्स टू इनफाइनाइट, इफ इक्वल्स टू 1, इफ इज इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 1, रिलेटिवली इलास्टिक, एंड लेस देन 1, रिलेटिवली इनइलास्टिक। कभी भी कंफ्यूजन हो, लिसन, हमेशा फॉर्मूला में रख के देख लेना चाहिए चीजों को, ठीक है। फॉर्मूला क्या बोलता है? परसेंटेज मेथड के हिसाब से परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अगर मैं तुमको ऐसा सिचुएशन दे रही हूँ, क्वांटिटी डिमांडेड 20% से बढ़ रही है क्योंकि प्राइस 10% से कम हो गई है, किस तरह की इलास्टिसिटी? रिलेटिवली इलास्टिक। क्वांटिटी डिमांडेड 20% से बढ़ गई क्योंकि प्राइस 10% से कम हो रही है, इट इज रिलेटिवली इलास्टिक। कैसे बताऊं? क्वांटिटी में बड़ा चेंज और प्राइस में कम चेंज, कभी ऐसे ध्यान नहीं भी रहना। 20% डिवाइडेड बाय 10%, अल्टीमेटली आंसर इज 2, आंसर 1 से बड़ा आ रहा है, इट इज रिलेटिवली इलास्टिक, ठीक है। जब भी तुम्हारे आंसर 1 से बड़े आएंगे इट इज इलास्टिक डिमांड, 1 से कम आएंगे इट इज एन इलास्टिक, और 1 है यूनिटरी इलास्टिक, ठीक है। अप्लाइड इन द फॉर्मूला एंड देन सी। फाइन। 4 मेथड होते हैं इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी कैलकुलेशन के। कौन कौन से? परसेंटेज मेथड, आर्क मेथड, ज्योमेट्रिक या पॉइंट मेथड, एंड टोटल एक्सपेंडिचर या टोटल आउटले मेथड, ठीक है। पहला मेथड परसेंटेज मेथड, ये माइनस साइन क्यों है यहाँ पे? जो शो अ नेगेटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। जब तुम सॉल्व करते हो ना तो फाइनली ये माइनस कट ही जाता है, ठीक है। लेकिन कोई वो बैलेंसिंग वैल्यूज निकालने वाला क्वेश्चन हो तो इस माइनस का अपना अलग रेलेवेंस होता है। Am I clear with this? अब मेरी बात अच्छे से समझो। एग्जाम में एक आध बार और तुम्हारे मॉड्यूल में भी 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें जैसे अगर तुम्हारा आंसर आ रहा है पूरा सॉल्व करने पे 0.4, ऑप्शंस में दिया हुआ है 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, तो सही आंसर क्या होगा? 0.4। लेकिन एट टाइम्स एग्जाम ने ऐसा कर दिया 0.2 माइनस 0.2, 0.4 माइनस 0.4। ऐसे केस में किसको प्रेफरेंस देनी है? माइनस 0.4 को प्रेफरेंस देनी है। तुम समझ रहे हो बात को? Why so? Because तुम्हारा मॉड्यूल इज डूइंग दैट, ठीक है। See, इनवर्स रिलेशन तो अदरवाइज भी आ रहा था लेकिन तुम्हारा आंसर हर बार पॉजिटिव नहीं आ रहा है, ओके। लेकिन जब प्लस और माइनस दोनों सिंबल के साथ, साइंस के साथ सेम आंसर दिया जाता है तो तुम्हारा मॉड्यूल किसको प्रेफरेंस दे रहा है? द आंसर विद अ माइनस साइन, तो तुमको भी वही करके आना है, ठीक है। अगर माइनस 0.4 है और प्लस 0.4 भी है, मैं सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी की बात कर रही हूँ, दूसरी इलास्टिसिटीज के साथ कंफ्यूज भी मत करना इस पॉइंट को। Am I clear? तुमको प्रेफरेंस किसको देना है? माइनस साइन को। अगली इंपॉर्टेंट चीज, जनरली तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं फ्रॉम परसेंटेज मेथड। न्यूमेरिकल देते हैं जाता है, क्लियर भी नहीं करते कि परसेंटेज मेथड लगाना है या आर्क मेथड लगाना है। तुम पहले कौन सा लगाओगे? परसेंटेज। आंसर मैच हो गया, टेक द आंसर, मूव ऑन। अगर नहीं मैच हुआ तो फिर आर्क लगाओगे सेकंड प्रायोरिटी पे और फिर आंसर टिक करोगे। Am I clear? First priority should be given to percentage method and second arc. मैम क्यों? क्योंकि और स्कैनर भी सुनेगा, ठीक है। जनरली एग्जाम में जो क्वेश्चन आए वो ज्यादा परसेंटेज मेथड से आए, ऐसा कोई चीज नहीं है कि मैं इस मेथड को ज्यादा प्रेफर कर रही हूँ बजाय कि आर्क को, ठीक है। जनरली एग्जाम में परसेंटेज से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आई जस्ट वांट कि तुम लोग अननेसेसरी टाइम नहीं वेस्ट करो, दैट्स इट। Am I clear? परसेंटेज मेथड का ही दूसरा नाम होता है प्रोपोर्शनेट मेथड। बच्चे कंफ्यूज ये हो जाते हैं कि ये परसेंटेज वाला है और ये प्रोपोर्शनेट है, ऐसा कुछ नहीं है, और दोनों सेम मेथड है, ठीक है। सिर्फ एक आधा फॉर्म है इसको लिखने का। अगला फॉर्मूला, माइनस चेंज इन क्यू अपॉन इन पी इनटू पी बाय क्यू, जहाँ पे पी और क्यू ओरिजिनल प्राइस और ओरिजिनल क्वांटिटी है। चेंज निकालना होता है तो ओल्ड माइनस न्यू करते हो कि न्यू माइनस ओल्ड करते हो? यू डू न्यू माइनस ओल्ड। हमेशा ध्यान रखना जब भी तुमको चेंज कैलकुलेट करना होता है द फॉर्मूला शुड बी न्यू क्वांटिटी माइनस ओल्ड। प्राइस का चेंज निकालना है, न्यू प्राइस माइनस ओरिजिनल प्राइस। एम आई क्लियर? ठीक है। अगला फॉर्मूला,
मेथड या फिर मिड पॉइंट मेथड, ये दो पॉइंट्स के बीच की इलास्टिसिटी निकालता है, इसलिए इसको बोलते हैं मिड पॉइंट मेथड भी। एग्जाम में आ चुका है, ठीक है, मिड पॉइंट मेथड के नाम से पूछा जाता है। मिड पॉइंट मेथड बोल रहे हैं मतलब दे आर बेसिकली आस्किंग यू आर्क मेथड। फॉर्मूला इतना सा चेंज किया है बस, माइनस चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी, तो जैसा परसेंटेज में था वैसे ही है, इनटू P1 प्लस P2 अपॉन में Q1 प्लस Q2। वहां पे एक ही प्राइस और एक ही क्वांटिटी थी, यहाँ पे दो प्राइसेस और दो क्वांटिटीज है। दैट्स द ओनली चेंज। एम आई क्लियर? अरे पक्का? श्योर? अगला ये वाला मुझे तुमसे पहले पूछ लेना है ना। ओके, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड किसने दिया? अल्फ्रेड मार्शल, इसी का दूसरा नाम टोटल आउटले मेथड, ठीक है। अगर प्राइस कम ज्यादा हुई, खर्चे में कोई चेंज नहीं आया, EP इक्वल्स टू 1, ये रिलेशनशिप एग्जाम्पल के हेल्प से अपन ने डिराइव भी किए थे, ठीक है। प्राइस कम ज्यादा होती है, देखो कायदे से ऐसा होना चाहिए ना, प्राइस बढ़ी तो खर्चा बढ़ जाएगा, प्राइस कम हुई तो खर्चा कम हो जाएगा, लेकिन प्राइस कम ज्यादा होने पे खर्चे में कोई चेंज नहीं आता है। इसका ये मतलब है आप अपनी डिमांड उसी के अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हो, ठीक है। प्राइस बढ़ी, खर्चा बढ़ी, प्राइस कम हुई, खर्चा उतना ही। अल्टीमेटली दिस इज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। जितने से प्राइस चेंज होती है उतने ही प्रोपोर्शन में आप अपनी डिमांड को चेंज कर लेते हो, तभी आपका खर्चा उतना का उतना रह सकता है, राइट। एंड दैट इज व्हाई इट विल बी यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। EP इक्वल्स टू 1, प्राइस बढ़ी, खर्चा बढ़ गया, प्राइस कम हुई, खर्चा कम हो गया, मतलब आप अपनी डिमांड को इतनी जल्दी चेंज नहीं कर पा रहे हो। खर्चे का फॉर्मूला क्या होता है यार? प्राइस इनटू क्वांटिटी। मैं बोलती हूँ मैंने 2 रुपए के 10 पेन खरीदे, खर्चा कितना हो गया? 20 रुपए, ठीक है। तो व्हाट आई एम अप्लाइंग द फॉर्मूला इज प्राइस इनटू क्वांटिटी। एम आई क्लियर? ठीक है, ओके। मतलब प्राइस बढ़ने पे अगर खर्चा बढ़ जाता है तो मैं अपनी डिमांड इतनी जल्दी कम नहीं कर पा रही हूँ, तभी मेरा खर्चा बढ़ रहा है, ठीक है। और अगर उल्टा रिलेशन हो गया यार, प्राइस बढ़ी, खर्चा कम हो गया, प्राइस कम हुई, खर्चा बढ़ गया, ऐसा कब हो सकता है? जब आप अपनी डिमांड बहुत ही जल्दी चेंज कर लेते हो। प्राइस इतने से बढ़ी, तुमने अपनी डिमांड तुरंत गिरा दी, तो खर्चा कम हो जाएगा, ठीक है। इनवर्स रिलेशन अगर है तो EP would be greater than 1। नाउ लुक एट दिस, ठीक है। प्राइस अगर कम ज्यादा होती है, खर्चे में कोई चेंज नहीं, EP इक्वल्स टू 1। प्राइस अगर बढ़ी, खर्चा बढ़ गया, प्राइस कम हुई, खर्चा कम हो गया, EP लेस देन 1। और अगर प्राइस बढ़ी, खर्चा कम हो गया, प्राइस कम हुई, खर्चा बढ़ गया, EP would be greater than 1। उल्टा रिलेशन है तो EP would be greater than 1। याद हुआ? पक्का? क्वेश्चन कैसा आता है इसमें से? क्वेश्चन देखो इस तरह से भी पूछ लिया जाता है कि प्राइस 10 से 20 रुपए हुई, खर्चा पहले भी 240 हो रहा था, अभी भी 240 हो रहा है, EP इक्वल्स टू 1। प्राइस 10 से 20 रुपए हुई, खर्चा 220 रुपए से 240 हो गया, EP ग्रेटर देन 1। प्राइस 10 से 20 रुपए हुई, खर्चा 240 से 220 हो गया है, उल्टा बोल दिया। पिछले वाले में EP लेस देन 1 था और इसमें है EP ग्रेटर देन 1। उल्टा रिलेशन है ना, ठीक है। समझ में आ रहा है? पक्का? श्योर? तुमको इन सिंबल्स में तो तकलीफ नहीं होती है? दिस इज लेस देन 1 एंड दिस इज ग्रेटर देन 1। आर यू क्लियर विद दिस? ठीक है, अगर हो तो तुम मेरे से क्लास के बाद पूछ सकते हो, ठीक है, नो इश्यूज। लास्ट मेथड ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, पॉइंट इलास्टिसिटी या ज्योमेट्रिक मेथड। फॉर्मूला बोलो, लोअर सेगमेंट अपॉन में अपर सेगमेंट, ठीक है। ये मेथड स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व के अलग अलग पॉइंट्स पे इलास्टिसिटी मेजर करता है, ठीक है। मिड पॉइंट पे क्या होती है? EP इक्वल्स टू 1, बॉटम मोस्ट पे 0, टॉप मोस्ट पे मिड पॉइंट और टॉप मोस्ट पॉइंट के बीच में, एंड मिड पॉइंट एंड बॉटम मोस्ट पॉइंट के बीच में। जैसे ही तुम ग्राफ को देखोगे, यू विल एनालाइज कि इलास्टिसिटी कम होते जा रही है एज वी कम डाउन ऑन द ग्राफ। इट मींस
on a linear demand curve, यानी कि straight line demand curve, as we come down, elasticity falls. ठीक है? ये ग्राफ भी ध्यान रख लोगे ना, बहुत है. इसमें से जनरली क्वेश्चन जो आता है वो इसी तरह का आता है. बताओ, एक स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व का मिड पॉइंट है पॉइंट आर, इस पे इलास्टिसिटी कितनी होगी? आंसर वुड बी 1. दे आर आस्किंग यू क्वेश्चन फ्रॉम पॉइंट मेथड. एम आई क्लियर विद दिस? पक्का? श्योर? अब बोल. ठीक है, वापस से 4 मेथड्स पढ़े अपन ने, नाम कर. पहला, अब मैं किसी से भी इंडिविजुअली पूछ लूंगी. ठीक है? ओके? और वो कैमरा भी देखेगा तुम लोग. फाइन? ओके? नहीं क्यों? अभी तो पढ़ा था तुम लोगों ने. कैमरा बंद करके पूछ ले तो चलेगा. मैंने कहा बोला क्या हो गया नमन? छोटा सा डाउट था. हाँ भाई नमन, बोलो. परसेंटेज मेथड का फॉर्मूला क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. वेरी गुड. सेकंड फॉर्मूला. इसी का दूसरा फॉर्मूला. चेंज इन Q अपॉन चेंज इन P इनटू ओरिजिनल P अपॉन ओरिजिनल Q. वेरी गुड. ओके, वापस से सब लोग साथ में. परसेंटेज मेथड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. आगे क्या लगता है? माइनस साइन. ठीक है? दूसरा फॉर्मूला, चेंज इन Q अपॉन में चेंज इन P इनटू P अपॉन में Q. ठीक है? आगे क्या लगेगा? माइनस साइन. अगेन व्हाई? इनवर्स because it shows inverse relation between price and quantity demand. आर्क मेथड का फॉर्मूला, दूसरा नाम क्या है आर्क मेथड का? ये दो पॉइंट्स के बीच में इलास्टिसिटी मेजर करता है, इसलिए इसको मिड पॉइंट मेथड बोलते हैं. फॉर्मूला बोलो. माइनस चेंज इन Q अपॉन चेंज इन P इनटू P1 प्लस C2 अपॉन में Q1 प्लस Q2. जो बोलते हुए नहीं दिखेंगे उनसे मैं पूछ लूंगी इंडिविजुअली. ठीक है? ओके. नाउ थर्ड, टोटल एक्सपेंडिचर या टोटल आउटले मेथड. अगर प्राइस कम ज्यादा हुई, खर्चे में कोई अंतर नहीं. इक्वल्स टू 1. प्राइस बढ़ी, खर्चा बढ़ गया. EP is less than 1. इनइलास्टिक है भाई डिमांड. ठीक है? इतनी जल्दी चेंज नहीं हो रही. प्राइस कम हुई, खर्चा बढ़ गया. EP greater than 1. प्राइस बढ़ी, खर्चा कम हो गया. EP greater than 1 अगेन. प्राइस कम हुई, खर्चा कम हो गया. Less than 1. किसने दिया ये मेथड? चौथा और आखिरी मेथड पॉइंट मेथड है, इसी का दूसरा नाम है ज्योमेट्रिक मेथड. ठीक है? फॉर्मूला बोलो. लोअर सेगमेंट अपॉन में अपर सेगमेंट. मिड पॉइंट पे क्या होगी? बॉटम मोस्ट 0, टॉप मोस्ट मिड पॉइंट और टॉप मोस्ट के बीच में, एंड मिड पॉइंट और बॉटम मोस्ट के बीच में. याद हो गया? पक्का? अच्छा, अगर एग्जाम में प्राइस इलास्टिसिटी का क्वेश्चन आता है, एक ऑप्शन माइनस साइन के साथ है और वो सेम ऑप्शन प्लस साइन के साथ भी है. माइनस साइन. पहले कौन सा मेथड लगाओगे? अगर न्यूमेरिकल आता है तो. और सेकंड प्रेफरेंस दिया जाएगा टू आर्क मेथड. एम आई क्लियर विद दिस? पक्का? एक और बात अच्छे से समझो. बहुत सारी बार ये लोग पता है क्वेश्चन पूछ लेंगे टोटल एक्सपेंडिचर मेथड का. मतलब अगर मैंने तुमको बोला प्राइस 10 से 20 रुपए हुई और खर्चा 220 रुपए से 240 हो गया. कमेंट अबाउट इलास्टिसिटी. EP is greater than 1, less than 1, equals to 1, none of the above. Answer would be EP is less than 1. ऑप्शंस क्योंकि इस तरह से चल रहे हैं. एट टाइम्स पता है ये परसेंटेज मेथड का क्वेश्चन भी इस तरह से आ जाता है. प्राइस 10 से 20 रुपए हुई, खर्चा 220 से 240 हो गया. मैम कैसे पता लगेगा परसेंटेज लगाना है कि टोटल एक्सपेंडिचर का ही क्वेश्चन है? अगर पता है ऐसा क्वेश्चन है और तुमको परसेंटेज अप्लाई करना है तो फिर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 220 को डिवाइड कर दोगे बाय 10 तो तुम्हारा ओरिजिनल क्वांटिटी आ जाएगा 22 यूनिट्स, और 240 को डिवाइड कर दोगे बाय 20 तो तुम्हारी ओरिजिनल न्यू क्वांटिटी आ जाएगी 12 यूनिट्स. एम आई क्लियर विद दिस? ठीक है? अगर ऑप्शंस पॉइंट में चल रहे हैं जैसे 1.2, 2.5 एंड सो ऑन, तो डेफिनेटली टोटल एक्सपेंडिचर मेथड का क्वेश्चन नहीं है, ये परसेंटेज या आर्क से सॉल्व होगा. तुम समझ रहे हो? तुमको ऑप्शंस देख के गेस करना है कि कौन सा मेथड लगाना है. एम आई क्लियर? एट टाइम्स एग्जाम डज नॉट क्लियर इट. ठीक है? फाइन? ओके. उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी. पहला फैक्टर जो बोलेंगे नहीं ना बोर्ड पे देख के तो उनसे पूछूंगी. ठीक है?
बोलो पहला फैक्टर कौन सा है? ओके, अगर सब्स्टिट्यूट है इलास्टिक होगी। पूरा ही कंटेंट बोर्ड पे देख के बोलोगे क्या? ये तो पता है ना तुम लोग को, हेडिंग देख के बोल दो बस, बाकी तुमको खुद से रिकॉल करना है। अगर सब्स्टिट्यूट है, अगर प्राइस कम ज्यादा होगी तुम्हारी कमोडिटी की और उसके सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं, तो लोग अपनी डिमांड तुरंत चेंज कर सकते हैं। इसलिए डिमांड कैसी होगी? इलास्टिक। मींस इट विल बी ग्रेटर देन 1। मैंने तुमको पहले भी बोल दिया है कि यार ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1 ही सबसे प्रैक्टिकल डिग्रीज है, ठीक है? बाकी जो डिग्रीज है वो थोड़ी अनरियलिस्टिक है। इसलिए जो भी अपन सिचुएशंस देख रहे हैं उसमें इलास्टिक और इनइलास्टिक का मतलब ग्रेटर देन 1 या लेस देन 1 है। Am I clear? ठीक है? सब्स्टिट्यूट्स अगर होते हैं तो इलास्टिक, और अगर सब्स्टिट्यूट नहीं है किसी कमोडिटी के यार, तो फिर ऐसे केस में आपकी डिमांड कैसी हो जाती है? इनइलास्टिक। ठीक है? आप अपनी डिमांड इतनी जल्दी चेंज नहीं कर सकते, भले ही सामने वाला अपनी प्राइस कितनी कम ज्यादा कर ले। Am I clear? दूसरा फैक्टर जोर से बोलो, नेचर ऑफ कमोडिटी। अगर लग्जरी गुड है इलास्टिक, क्यों? करेक्ट। प्राइस जैसे ही चेंज होगी लग्जरी गुड्स का डिमांड तुरंत अफेक्ट हो जाता है, ठीक है? एसीज का डिमांड जनरली ज्यादा हो जाता है जब उन पे बहुत ज्यादा ऑफर्स मिल रहे हैं, ठीक है? तो इनकी डिमांड तुरंत बढ़ने लग जाती है। लेकिन अगर नेसेसिटी गुड है, इनकी डिमांड मोर और लेस कैसी रहेगी आज? इनइलास्टिक। आपकी जरूरत की चीज है, इनकी प्राइस तुम ज्यादा फ्लक्चुएट कर भी दोगे ना, तो लोग अपनी डिमांड इतनी जल्दी चेंज नहीं कर पाएंगे। डिमांड इज गोइंग टू बी इनइलास्टिक, ठीक है? तीसरा फैक्टर टाइम पीरियड। टाइम अगर ज्यादा है कोई काम करने के लिए इलास्टिक, और टाइम कम है, हाँ, जिन लोगों ने स्कैनर अभी तक भी नहीं खरीदे, एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए, एग्जाम आ गई है, स्कैनर महंगा हो क्या, ठीक है? फिर भी खरीदना पड़ेगा क्या इमीडिएटली? मैम तो बिना करे जाएंगी और एक्सेप्शन, ओके? यू कैन, ओके राइट? नाउ लिसन, द बेस्ट एग्जांपल कैन बी 104 डिग्री बुखार आ रहा है, दवाइयाँ महंगी हो गई, पड़े रहोगे क्या बिस्तर पे? दवाइयाँ जब सस्ती होगी तभी खरीदेंगे। Do you have that much time to postpone your consumption? नहीं, अगर लंबा टाइम नहीं है, कुछ लोग कर सकते हैं, ठीक है? We are talking about normal people only, okay? Now listen, अगर कोई काम करने के लिए कम टाइम अवेलेबल होता है, उसका डिमांड कैसा होगा? इनइलास्टिक। प्राइस कितनी फ्लक्चुएट हो जाए, यू विल हैव टू परचेज दैट कमोडिटी, ठीक है? और अगर कोई काम करने के लिए लंबा टाइम अवेलेबल है, उसका डिमांड हो जाएगा इलास्टिक। Am I clear? ठीक है? अगला फैक्टर बोलो, टाइट डिमांड। अगर दो चीजों की डिमांड एक दूसरे से जुड़ी हुई है तो उसका डिमांड होता है इनइलास्टिक, ठीक है? अगर ब्रेड खरीद चुके हो तो उसके साथ कोई कॉम्प्लीमेंट खरीदना ही पड़ेगा वो ब्रेड कंज्यूम करने के लिए, फाइन। लेकिन अगर कोई चीज का डिमांड टाइट नहीं है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं है, तो उसका डिमांड तो फिर भी कंपैरेटिवली जल्दी चेंज कर सकते हो। डिमांड कैसा होगा? इलास्टिक। अगला फैक्टर, पोजीशन ऑफ कमोडिटी इन कंज्यूमर्स बजट। जो लोग नहीं बोल रहे उनसे मैं कभी भी पूछ सकती हूँ, ठीक है? पोजीशन ऑफ कमोडिटी इन कंज्यूमर्स बजट। आपके बजट में क्या पोजीशन रखती है कोई कमोडिटी? अगर तुम्हारे बजट का छोटा सा हिस्सा है, उसका डिमांड कैसा होगा? 2 रुपए का पेन खरीद रहे थे, 3 रुपए का हो गया, 50% इंक्रीज, कल से ये पेन खरीदना बंद, ऐसा करोगे? इज इट अ बिग चेंज इन योर बजट? नो, ठीक है? लेकिन हाँ, 40,000 का लैपटॉप प्लान किया था, उसमें 20% का इंक्रीज हो गया, 48,000 का हो गया इस महीने, क्या रुका जाएगा? यस, ठीक है? इफ इट इज अ बिग प्रोपोर्शन ऑफ योर इनकम, तो फिर इसका डिमांड होता है इलास्टिक, जल्दी चेंज होता है। लेकिन अगर छोटा सा हिस्सा है तुम्हारे बजट का, तो उसका डिमांड होता है इनइलास्टिक। अगला बोलो, ये तो बता था यार। अगर कोई कंज्यूमर हैबिचुअल है तो इनइलास्टिक, भाई वो अपनी डिमांड बिल्कुल चेंज नहीं कर सकता, ठीक है? और अगर कोई कंज्यूमर हैबिचुअल नहीं है तो उसका डिमांड होता है इलास्टिक। अगला फैक्टर प्लीज, प्राइस रेंज। अगर कोई गुड बहुत सस्ता है या बहुत ही महंगा है, उनका डिमांड होता है इनइलास्टिक। महंगे वाले का क्यों यार? जनरली ये लोग जो हाई प्राइस गुड ले रहे हैं ना, उसमें ये लोग प्रेस्टीजियस गुड्स ही कवर कर रहे हैं, ठीक है? और प्रेस्टीजियस गुड्स खरीदने वाले एकदम हाई क्लास लोग ही होते हैं, रिच क्लास ऑफ द सोसाइटी, ठीक है? तो ऐसे केस में बहुत ज्यादा हाई प्राइस है या बहुत ज्यादा लो प्राइस है,
इनका डिमांड मोर और लेस चेंज नहीं होता है, इट इज इन इलास्टिक। लेकिन मीडियम प्राइस गुड है जो जनरली अपन लोग कंज्यूम करते हैं, इलास्टिक। कंफ्यूजन, लग्जरी गुड का तो इलास्टिक डिमांड होता है, तो आपने हाई प्राइस को इन इलास्टिक में क्यों डाला है? क्या? अच्छा मॉड्यूल बोलता है इसलिए, नहीं इट हैज अ लॉजिक। आई टोल्ड यू यार, कम ऑन, आई वांट आंसर फ्रॉम योर साइड दिस। क्या एसी इज अ लग्जरी गुड? नो मैम, नेसेसिटी आ गया। It's a necessity, shut up. Okay. Yeah, listen, it's not a necessity. Okay. Comfort. It is a luxury, okay? Is car a luxury? हाँ, तुम लोग चाहो तो तुम पैदल भी आ सकते हो ना, कहीं भी जा सकते हो, right? That's a necessity, I would say. Cycle से आना जाना can be considered a necessity. If you travel by two-wheeler, it's a comfort. If you are traveling by car, it's a luxury, okay? लेकिन किसी के घर में ऑल्टो खड़ी हुई देखते हो तो बोलते हो वाह यार इनके घर में ऑल्टो है यार, you feel like that? नहीं बोलते हो ना? लग्जरी है लेकिन it is not very high price. किसी के घर में एसी देखते हो, see fan you can say yes it's a necessity today, it's a conspicuous necessity. अगर गर्मियों में आप कूलर्स लगाते हो, अपने घरों में कूलर्स लगाते हो, yes it's a comfort, ठीक है? AC is of course a luxury. यहाँ पे क्लास में कोई AC की जरूरत नहीं है, फिर भी तो पहले लगाए हुए हैं। It's a luxury. हवा नहीं आ रही है। That's why I'm saying it a necessity. Okay, fine. तुम लोगों ने, जिन लोगों ने ये मोबाइल से कनेक्ट किए हुए ना AC, बढ़िया से इसको कम ज्यादा कर रहे हैं, ओके? तो इनकी बदौलत अब वो AC फैन से भी बदतर हो गए, ओके? Fine. Now listen. लग्जरी गुड जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा हाई प्राइस हो। किसी के घर में एसी लगा दे, वाह यार इनके घर में एसी लगा हुआ है, ऐसा रिएक्शन नहीं आता है ना, ठीक है? Why? It's a luxury but it is not a very high price good. It is a medium price good. Okay? तो लग्जरी गुड जरूरी नहीं है कि हर बार हाई प्राइस ही होंगे। हाँ, लेकिन किसी के घर में जैगवार है तो यू विल से हाँ यार इनके घर में जैगवार है, इनके घर में ऑडी है, राइट? यू हैव दैट काइंड ऑफ रिएक्शन। 1 लाख का तो फोन लेके घूम रहा है, एप्पल का मोबाइल लेके चल रहा है कोई, यस इट्स अ हाई प्राइस गुड। अरे डिफरेंस समझ में आ रहा है? तो हाई प्राइस गुड का डिमांड होता है इन इलास्टिक। हर लग्जरी गुड जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा हाई प्राइस हो। एम आई क्लियर? ठीक है? दैट्स व्हाई लग्जरी गुड का डिमांड इज सेट इलास्टिक एंड हाई प्राइस गुड का डिमांड इज सेट इन इलास्टिक। क्लियर है? सारे फैक्टर्स आए हैं तुमको समझ में? वी हैव डिस्कस्ड ऑल, राइट? डिफरेंट यूजेस रह गए। अगर किसी कमोडिटी के बहुत सारे यूजेस हैं, उसका डिमांड होता है इलास्टिक, ठीक है? क्योंकि जैसे ही उसकी प्राइस फ्लक्चुएट होगी तो उसके नंबर ऑफ यूजेस तुरंत चेंज कर लोगे। लेकिन अगर किसी कमोडिटी के बहुत ही लिमिटेड यूज है, सिंगल यूज है, उनका डिमांड होता है इन इलास्टिक, ठीक है? उस पर्टिकुलर यूज के लिए तुमको वो कमोडिटी खरीदनी पड़ेगी एंड यू कैन नॉट मॉडिफाई या फ्लक्चुएट नंबर ऑफ यूजेस, ठीक है? अब सारे फैक्टर्स अगर समझ में आ गए, इंडिविजुअली पूछू क्या? नहीं? ओके, तो अब जो आंसर नहीं कर रहा होगा उससे तो मैं पूछ सकती हूँ कभी भी। फाइन, फैक्टर मैं बोल रही हूँ, तुम बताओगे डिमांड इलास्टिक है या इन इलास्टिक। आप कुछ लोगों को नहीं भी पता होगा तो वो लोग जानबूझकर मुंह हिलाएंगे, ठीक है? ये बताने के लिए कि हम बोल रहे हैं। फाइन, हाँ भाई, अगर कोई कंज्यूमर हैबिचुअल है, इलास्टिक, ओके? अगर बहुत सारे यूजर्स है कमोडिटी के, इलास्टिक। लग्जरी गुड है, इट्स इलास्टिक, ठीक है? अगर लो प्राइस गुड है, इन इलास्टिक। कोई दो गुड्स की डिमांड एक दूसरे से जुड़ी हुई है, इन इलास्टिक, उसकी डिमांड इतनी जल्दी चेंज नहीं हो पाएगी। किसी कमोडिटी का सब्स्टिट्यूट्स हैं, इलास्टिक। सब्स्टिट्यूट्स नहीं है, इन इलास्टिक। अगर मैं तुमको बोलती हूँ किसी के बजट का बड़ा हिस्सा है, डिमांड वुड बी इलास्टिक। किसी के बजट का छोटा सा हिस्सा है, मीडियम प्राइस गुड है, लो प्राइस गुड है, टाइट डिमांड नहीं है, इंडिपेंडेंट है, इलास्टिक डिमांड होगी, ठीक है? नेसेसिटी है, इन इलास्टिक। अगर डिफरेंट यूजेस नहीं है किसी कमोडिटी के, इन इलास्टिक।
किसी चीज की हैबिट नहीं है कंज्यूमर में, उसका डिमांड होगा इलास्टिक, वो अपना डिमांड जल्दी चेंज कर सकता है। ठीक है, क्लियर है? कोई पॉइंट छूटा तो नहीं? कवर्ड ऑन, प्राइस रेंज भी हो गया कवर्ड, है ना? कमिंग ऑन टू सेकंड कैटेगरी ऑफ इलास्टिसिटी। सी प्राइस इलास्टिसिटी में एक बार फटाफट से ब्रीफ कर दो। 5 डिग्री कौन सी देखी तुमने? परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इनइलास्टिक। ठीक है, उसके बाद 4 मेथड देखे तुम लोगों ने। परसेंटेज, आर, बिटकॉइन, आर को कोई बोलते हैं पॉइंट या ज्योमेट्रिक, एंड टोटल एक्सपेंडिचर या टोटल आउटलेट, और 8 फैक्टर्स देखे। ठीक है, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट, इनकम इलास्टिसिटी। डेफिनेशन क्या होगी यार? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन इनकम। ओके, उसको बोलते हैं इनकम इलास्टिसिटी। डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू चेंज विद द चेंज इन इनकम, उसको बोला जाता है इनकम इलास्टिसिटी। फॉर्मूला सिमिलर, परसेंटेज मेथड से फॉर्मूला बोलूंगी तो क्या हो जाएगा? परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम। योर मॉड्यूल इज नॉट वेरी स्पेसिफिक अबाउट डिमांड या क्वांटिटी डिमांडेड। जब ये इनकम इलास्टिसिटी या क्रॉस इलास्टिसिटी के फॉर्मूले दे रहा है तो तुमको भी इतना पर्टिकुलर होके नहीं चलना है, लेकिन प्राइस इलास्टिसिटी के बारे में यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर। उसमें जो शब्द यूज होगा वो होगा क्वांटिटी डिमांडेड होगी। ठीक है, ओके, हाँ जी। दूसरा फॉर्मूला, चेंज इन क्यू अपॉन में चेंज इन वाई इनटू वाई बाय क्यू। मैम वाई क्या है? इनकम ऑफ द कंज्यूमर। ठीक है, अब इसके आगे माइनस साइन क्यों नहीं है? क्योंकि जनरली इनकम के साथ पॉजिटिव रिलेशन होता है डिमांड का। ठीक है, जैसे ही आपकी इनकम बढ़ेगी डिमांड बढ़ जाएगी। अगला इंपॉर्टेंट चीज, अगर मेरे को यही फॉर्मूला आर्क मेथड के फॉर्म में लिखना हो तो बताओ फॉर्मूला कैसा हो जाएगा? चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन वाई इनटू y1 प्लस y2 अपॉन में y1 प्लस q। क्लियर है? पक्का? श्योर? आगे बढ़ जाए। हाँ भाई, डिग्री का नामकरण तुम लोग कर रहे हो। ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक, बोलो बोलो। पहला ग्राफ, पहला बताओ। यूनिटरी इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक कब होता है? जब दोनों में बराबरी का। पहला वाला कौन सा है? इट इज हाईली। पहले ग्राफ में प्राइस में बड़ा चेंज है या क्वांटिटी में? प्राइस, सॉरी, इनकम में बड़ा चेंज है कि क्वांटिटी में? क्वांटिटी में बड़ा चेंज आ रहा है और इनकम में कम चेंज आ रहा है। इट इज रिलेटिवली इलास्टिक या हाईली इलास्टिक। एम आई क्लियर? इनकम में कम चेंज और डिमांड में बड़ा चेंज, इसको बोलते हैं हाईली या रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। ठीक है, अगर दोनों में बराबरी का चेंज है तो उसको क्या बोलेंगे? यूनिटरी इलास्टिक। ऐसा कौन से ग्राफ में हो रहा है? थर्ड वाले में दोनों में बराबरी का चेंज आ रहा है। ठीक है, तो दिस इज गोइंग टू रिप्रेजेंट यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। सेकंड वाला क्या है? उसमें प्राइस में बड़ा चेंज है कि कम चेंज है? प्राइस में रिलेटिवली बड़ा चेंज है और इनकम में कंपैरेटिवली, सॉरी, इनकम में कंपैरेटिवली बड़ा चेंज है और क्वांटिटी में कंपैरेटिवली कम चेंज है। सो दैट इज हाईली इनइलास्टिक। ठीक है, दोनों या तीनों ग्राफ्स अपवर्ड स्लोपिंग है कि डाउनवर्ड स्लोपिंग है? प्राइस इलास्टिसिटी में कैसे बने थे? डाउनवर्ड स्लोपिंग। क्यों? क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में होता है उल्टा रिलेशन। लेकिन जब हम इनकम इलास्टिसिटी की बात करते हैं, इनकम और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में पॉजिटिव रिलेशन होता है, इसलिए ये सारे ग्राफ्स बनेंगे अपवर्ड स्लोपिंग। लेकिन ये एक ग्राफ डी वाला जो फोर्थ वाला है, ये तो डाउनवर्ड बना। क्यों? क्योंकि ये है इंफीरियर गुड्स का ग्राफ। इंफीरियर गुड्स में जैसे इनकम बढ़ती है इंफीरियर गुड्स का डिमांड कम हो जाता है, इसलिए ये बना है डाउनवर्ड स्लोपिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क दिस ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। 4-5 टाइम्स इन एग्जाम EI लेस देन 0 होगा। ठीक है, इंफीरियर गुड्स के केस में सिर्फ एक ही तरह की इलास्टिसिटी ऐसी होगी इनकम के केस में जिसमें आंसर नेगेटिव आएगा। अगर इनकम इलास्टिसिटी का न्यूमेरिकल आता है तो वो होगा इंफीरियर गुड्स। इसमें इनकम
क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी एंड वाइस वर्सा। एम आई क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है।